Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर साइंस जो कि कंडीशनल लॉजिक्स के हवाले से है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बेटा कंडीशनल लॉजिक्स एक ऐसे लॉजिक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी कंडीशन के थ्रू कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, यानी एक ऐसी हमारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर हम लोग जो है वो ट्रू और फॉल्स कंडीशन के अंदर जो है वो हमारा रिजल्ट आता है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा 0 और 1 की सूरत में रिजल्ट आता है। कि हम लोग एक कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ठीक होती है तो रिजल्ट उस सूरत में क्या आना चाहिए, और अगर वो फॉल्स होती है उसकी सूरत में रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो इस तरह जो है वो हमारे कंडीशनल लॉजिक्स काम करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो इन लॉजिक्स को डिस्कस किया, इनकी टाइप्स कौन कौन सी और कैसे ये काम करते हैं। जैसे कि इसकी जो है वो टाइप में आ जाती है हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट आ जाती है, कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है एंड मैनी मोर। तो आज हमारा टॉपिक बेसिकली हमारा इसी स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इफ स्टेटमेंट जो है वो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट की सबसे ये सादा तरीन किस्म है। यानी इनिशियल कह सकते हैं, सादा कह सकते हैं या मेन कह सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट हमारी मेन कंडीशनल स्टेटमेंट है दैट इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ये कंडीशन की बेस पे सिंगल स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करती है यानी चलाती है, रिजल्ट देती है, या फिर उसको स्किप करती है यानी उसको छोड़ देती है। ठीक है, अगर कंडीशन ठीक नहीं होती। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है? द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। कि इफ स्टेटमेंट के बाद जो भी हमारी यानी कंडीशन अगर ठीक होती है उसके बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी यानी चल जाएगी। एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा? द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर द इफ स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। तो अगर वो फॉल्स होती है तो उसके बाद वाली जो हमारी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, चलेंगी नहीं, यानी वो फॉल्स साबित हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसके अंदर हमारा जो है वो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन के अंदर जो है वो आंसर सिंपल वे से आ जाएगा। हमें एक सिंगल कंडीशन यूज करनी पड़ेगी और उस कंडीशन की बुनियाद पे जो है वो खुद ब खुद जो है ये डिसीजन हो जाएगा। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका सिंपल सिंटैक्स है। सबसे पहले हमारा इफ इस्तेमाल होता है जो कि कीवर्ड है जिसको हम लोग रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, और उसके बाद कंडीशन वो जो हमने लिखनी है जिसकी बेस पे वो डिसाइड होना है। लाइक हम लोग जो है एक कंडीशन लेते हैं कि अगर स्टूडेंट जो है वो 50% मार्क्स गेन कर लेता है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन की मैं ये चीज मेंशन कर रहा हूँ कि इफ द स्टूडेंट गेट द 50% मार्क्स आर अबव 50%, तो ये हमारी कंडीशन होगी कि वो कंडीशन होगी। और उसके बाद दैट्स द स्टेटमेंट कि अगर कंडीशन ठीक होती है तो क्या रिजल्ट आएगा। लाइक मैं कहता हूं कि इफ द स्टूडेंट गेट द 50 और ग्रेटर देन 50% मार्क्स, तो ये मैंने कंडीशन बना दी, देन द स्टूडेंट शुड बी पास, वो हमारी स्टेटमेंट होगी कि स्टूडेंट पास होगा। इसका फ्लो चार्ट है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि स्टार्ट है, जैसे कि आप लोग फ्लो चार्ट क्लास 9 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। हमारा स्टार्ट टर्मिनल है, उसके बाद कंडीशनल हमने अप्लाई करनी है और कंडीशनल हमेशा डायमंड के अंदर होती है। यहाँ पे हमारे पास दो सिचुएशन है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट हमारी दी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद हमारा जो है प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर वो फॉल्स होती है तो हमारा डायरेक्टली प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यानी इन केस ऑफ ट्रू कंडीशन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आंसर देगा, अदरवाइज वो हमें आंसर नहीं देगा, डायरेक्टली एंड हो जाएगा। इस सिंटैक्स को एक्सप्लेन करते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर इफ इज अ कीवर्ड एज लाइक, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो इफ वाला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे ये क्या चीज है? दैट इज अ कीवर्ड। कीवर्ड मीन कि वो वर्ड जो कि एग्जैक्टली पहले से रिजर्व होता है, जिसका मतलब डिफाइंड होता है, कंपाइलर को पता होता है। तो कंपाइलर को पता है कि जहां पे इफ आ गया वहां पे हमने डिसीजन लेनी है, दैट्स मीन द कीवर्ड दैट फॉलोड बाय अ कंडीशन
विद इन द पैरेंथेसिस, और ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या लिखा जाता है, कंडीशन को लिखा जाता है जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है। और एक बात बेटा याद रखनी है आपने कि यहाँ पे वैसे तो हम लोग जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था, हमने कहा था कि जो भी स्टेटमेंट एंड होती है हमारी प्रोग्राम के अंदर, वहां पे हम लोग लाजमी तौर पे टर्मिनेटर या फिर सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं इसका। लेकिन जब हम लोग कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन के बाद कभी भी सेमी कॉलन नहीं आता, क्योंकि आपको जो भी पेपर आएगा उसके अंदर एरर्स और आउटपुट्स आएंगी, और एरर्स के अंदर लाजमी तौर पे ऐसी ही मिस्टेक्स, जो उन्होंने ऐसी ही चीजें की होती है जिनको आपने जो है वो उनको डिफाइन करके बताना होता है कि ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। तो कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता जी। करली ब्रैकेट्स सॉरी जो हमारी पैरेंथेसिस है यानी छोटी ब्रैकेट्स जो है उनके अंदर क्या होगा, कंडीशन लिखी जाएगी, एंड कंडीशन कैन बी एनी वैलिड कैन बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू ट्रू और फॉल्स। ये कंडीशन कोई भी हमारी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकती है जो कि हम लोग ट्रू और फॉल्स की सूरत में इसको जिसका आंसर निकाल सकते हैं। एंड द अबव स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर सिंगल स्टेटमेंट, ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज होती है। एंड द टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन करली ब्रैकेट्स, के दो या दो से ज्यादा अगर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं तो वो हम लोग उसके लिए बाकायदा करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, इनका यानी मिड ब्रैकेट्स का, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती है उनको क्या कहा जाता है, अ सेट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड इन बेसिस, बेसिस मीन करली ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ ब्लॉक और अ कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी उनको हम लोग ब्लॉक या फिर क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है हमारे पास और बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि कंपाउंड स्टेटमेंट आर क्या होती है, कि अगर हमने कंडीशन के बाद सिंगल स्टेटमेंट लिखनी है तो वैसे लिखी जाएगी, और अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी है तो हम उसको जी बेटा, तो इसको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट। इसके लिए लाइक हमारे पास ये इफ कंडीशन, उसके बाद ये मैंने करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है कि एक से ज्यादा हमने स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट की, ठीक है। नीचे मैंने अगेन कंडीशन को डिफाइन किया, कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन, ये कैसा एक्सप्रेशन होता है, मतलब लिखी हुई हमारी इक्वेशन होती है, दैट इज एट द ट्रू और फॉल्स, जो कि ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर देती है। एंड an expression that gives a non-zero value is considered as true, जो कि हमें नॉन जीरो वैल्यू देगा उसको हम ट्रू कंसीडर करेंगे। एंड एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स अ जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज फॉल्स, जो हमें जीरो में रिजल्ट देगा वो क्या होगा, हमारा फॉल्स कंडीशन होगी। एंड अ कंडीशन में कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक्स, रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस, कि ये हमारी कोई भी कंडीशन जो है उसके अंदर अरिथमेटिक्स या फिर हमारे लॉजिकल या फिर हमारे जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस कोई भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब हम लोग बाकायदा इसको प्रोग्राम के थ्रू जो है वो देखते हैं। जिस तरह ये प्रोग्राम हमारा राइट किया हुआ है कि हमारे पास हैश इंक्लूड stdio.h, हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन यूज की है जो कि हमारा स्टैंडर्डली यूज होता है हर एक प्रोग्राम के हेडर सेक्शन के अंदर। उसके बाद वाइड मेन यूज किया, हम लोग रिटर्न टाइप के लिए इंट मेन भी यूज कर सकते हैं, जब आप डेव के अंदर एग्जीक्यूशन करेंगे तो वहां पे इंट मेन भी यूज कर सकते हैं। फिर करली ब्रैकेट्स है, इंटीजर n इज इक्वल टू 2, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर थी, n उसका नाम था और 2 उसकी वैल्यू थी। यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक की, यहाँ पे मैंने यहाँ पे करली वो सॉरी जो था हमारा सेमी कॉलन इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब इसी वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, इफ ये कंडीशन हमने लिखी कि n मॉड्यूल 2, अब यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो हमारा यूज हो रहा है कि n अगर मॉड्यूल 2 दैट्स इक्वल टू 0, मतलब कि n को अगर 2 पे डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आए, ये हमने कंडीशन दे दी। उसके बाद हमने कोई भी यहाँ पे सेमी वो जो है टर्मिनेटर यूज नहीं किया बल्कि ब्रैकेट्स लगाई, ये कंपाउंड स्टेटमेंट को जाहिर कर रही है क्योंकि हमारी एक से ज्यादा यहाँ पे अब स्टेटमेंट लिखी जाएंगी। प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ n इज मॉड्यूल डी यानी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, दैट्स ऑन न्यू लाइन ऑफ फॉर n यानी नंबर के लिए। एंड देन प्रिंट एफ n इज एन इवन वैल्यू, और अगर ये ऐसा ठीक है तो n इवन वैल्यू भी वो प्रिंट कर दे। और मैंने इसको पहले ये ब्लॉक हमने क्लोज किया और उसके बाद हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, ठीक है बेटा। तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, द वैल्यू ऑफ n इज 12, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो द वैल्यू ऑफ n इज 2, सॉरी यहाँ पे ये लिखना था 2 क्योंकि यहाँ पे हमने 2 को कंसिडर किया। एंड n इज एन इवन नंबर, और वो 2 क्योंकि मॉड्यूल 0 आता है उसका, तो ये हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारे, तो ये बेटा हमारे पास आज ये स्टेटमेंट है,
ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसी तरह डिफाइन करना है और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, जिसमें आपने उसका सिंटैक्स, उसके बाद उसका फ्लो चार्ट, इस सिंटैक्स को एक्सप्लेन करना है और उसके लाजमी तौर पे कंपाउंड स्टेटमेंट और प्रोग्राम आपने एक से ज्यादा भी एग्जांपल्स दे सकते हैं और इसके अंदर आपने है जो बकायदा उसकी आउटपुट भी शो करवानी। इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों में आ सकता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इससे पहले वाली वीडियो चाहे चैप्टर 1, 2 की हैं उनको लाजमी तौर पे देखें, क्योंकि ये हमारे पास ये जो लैंग्वेज है शुरू से एंड तक सीखना लाजमी है। इसकी एक एक चीज हर एक प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होती है और उसकी वर्किंग जो है अगर मिस हो जाती है, किसी भी एक की हमें नहीं पता चलती, तो हम कभी भी प्रोग्राम नहीं लिख सकते। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए लाजमी तौर पे हर चीज को वेरीली देखें। ठीक है, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह।